मेरे अलावा और 5 लोग हैं। अंगना मैम है, प्रमोद जी हैं, रमेश जी हैं, शिवचरण जी हैं और तहजीब मैम भी हैं। देखो आज जैसे आप लोगों ने लिंक देखा होगा, तो लिंक में लिखा हुआ था संक्रमण, इन्फेक्शन के बारे में कुछ बात करनी थी हमें। और जिन्होंने ये कहा था कि इन्फेक्शन के बारे में एक बार बात करेंगे सर, आज वही मीटिंग में नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार ऐसा जूम पे मीटिंग कराने से अच्छा है यूट्यूब पे एक ऑडियो क्लिप बना के भेज दो। जिसको सुनना होगा सही है, सुनेंगे, जिनको नहीं सुनना होगा नहीं सुनेंगे। लेकिन क्या करें, अंदर से ये बात लागू नहीं होती है। फिर वो होता है ना कि सारे ऐसे ही हैं तो हम भी ऐसे बन जाएंगे। तो इसलिए लगा कि चलो ठीक है, 3-4 लोग हैं, आज हम ही लोग 3-4 लोग बात कर लें। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग तो रहेगी रहेगी, मैं यूट्यूब पे डाल ही दूंगा। लेकिन फिर सही में वो भाई साहब अगली बार जब इन्फेक्शन के बारे में कहेंगे कि थोड़ा सर बताइए, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। तो हम सभी लोग न्यूरोथेरेपिस्ट है। चलिए पहले की बात रहने दीजिए, अभी की बात करते हैं इन्फेक्शन संक्रमण की। हम लोग सभी लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। इसमें से सबसे पहले तो मैं प्रमोद जी से एक बार बात करना चाहूँगा। प्रमोद जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ प्रमोद जी, इन्फेक्शन, इससे क्या समझ में आता है? इन्फेक्शन मतलब क्या क्या होता है इन्फेक्शन? ज्यादातर लोगों को, डायबिटीज लोगों को इन्फेक्शन होता है ना। अच्छा सिर्फ जख्म। हेलो। अच्छा, डायबिटीज वाले लोगों को जख्म हो गया हाँ, तो वो तो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन फैलता है। ओके। मैम आप कुछ बताइए इन्फेक्शन के बारे में। तहजीब मैम एक बार अनम्यूट हो जाइए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। पहले तो आपकी बात मैं बताऊंगा, पहले मेरी बात बताइए, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब सर कोई इन्फेक्शन और एलर्जी, ये सर शायद चीज कॉमन है सर। इन्फेक्शन यानी कोई चीज की गोली दवा अगर आपने खाई है और उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है शरीर में। और या फिर कोई हेवी डोज अगर आपने ले लिया है तो उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है किसी को। मैंने सुनी ना, मैंने कोरोना का कभी हेवी डोज लिया नहीं, लेकिन मेरे को कोविड-19 हो गया। मान के चलो, अभी तक हुआ नहीं है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। लेकिन मान के चलिए मैंने कोई वो क्या बोलते हैं, वो वैक्सीन आया था वो भी नहीं लिया, और मैं किसी कोरोना वाले से मिला भी नहीं। मैं तो 2 महीने अपने बीबी के पास भी नहीं गया, बिटिया के पास नहीं गया। लेकिन मान के चलो फिर भी मेरे को कोरोना हो गया। फिर भी कोरोना हो गया। मैं पूरा 14 दिन आइसोलेटेड भी रहा, अकेले रहा, लेकिन फिर भी मेरे को इन्फेक्शन हो गया कोविड-19 का। ये कैसे हुआ? पर कहीं ना कहीं इसमें माइंड का भी पूरा फोकस होता है, क्योंकि कभी ना कहीं कुछ ऐसा होता ना कि जो न्यूरो, जैसे नॉर्मली जो चर्चा चलती रहती है उस वक्त जब कोरोना आया था तो ऑलमोस्ट यानी लोगों को छोटा सा सर्दी जुकाम भी होता था तो उनके दिल में ये डर था कि मुझे कोरोना ना हो जाए। नहीं, मेरे को डर नहीं तो था। ये मान के सुनो सुनो, मेरे को डर नहीं था। मान के चलो मैंने चेकअप कराया, हर जगह कराया। वो कहते कोविड पॉजिटिव हो आप। अब जी मैं सही में किसी से मिला भी नहीं। मैं तो बता रहा हूँ कि अपनी श्रीमती जी के पास भी 2 महीने नहीं गया, फिर मैं कैसे कोविड पॉजिटिव हो गया? किसी ना किसी के साथ टच में तो आना चाहिए ना। मैं जी किसी सर। के साथ 14 दिन क्या 2 महीने किसी के साथ टच में नहीं गया।
लेकिन फिर भी मेरे को कोविड हो गया। ये इन्फेक्शन है ना कोविड, तो मैं किसी के टच में गया नहीं, तो मेरे को कैसे इन्फेक्शन हो गया। मैं यही बात अभी बताना चाहता हूँ कि इन्फेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को छुएंगे तो इन्फेक्शन होगा, किसी के साथ बातें करेंगे तो इन्फेक्शन होगा, किसी का जूठा खा लेंगे तो इन्फेक्शन होगा। ऐसा पक्का नहीं है। हर इन्फेक्शन अलग अलग तरह का होता है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने पूछा आप सभी लोगों से। तो सर हाँ मैम, आप एक बार बताओ इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा सा। सर ऐसे मतलब किसी से टच में आने से ऐसे नहीं, कभी मतलब दूषित पानी पानी बराबर नहीं है, उसमें से अगर जर्म्स अंदर जाए या किसी को एलर्जी है, छींक आ जाए तो वो जर्म्स अपने पेट में चले जाते हैं, तो उसे भी एलर्जी हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो पानी से। तो वैसे जर्म तो या कहीं सुनिए, वैसे जर्म तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे एसेंडिंग कॉलोन है, उधर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो वो बचा हुआ खाना का जो एकदम वेस्ट पार्ट है उसको सिंथेसाइज करके उधर फॉलिक एसिड बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं इधर डिसेंडिंग कॉलोन के पास होते हैं जो विटामिन B12 बनाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि यार बॉडी के अंदर कुछ भी इन्फेक्शन हो गया तो अपने को नुकसान ही होगा। कई बार इन्फेक्शन से अपने को फायदा भी होता है। इम्यूनिटी पावर कम होती है तो भी सर जल्दी पकड़ लेता है ना इन्फेक्शन। अरे नहीं नहीं मैम, मान लीजिए मेरे बॉडी के अंदर वो बहुत सारा बैक्टीरिया है जो फॉलिक एसिड बना रहा है, और मेरा इम्यूनिटी थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। अभी अगर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो बेचारा जो फॉलिक एसिड बना रहा है वो मर जाएगा। नॉर्मली हम लोग इन्फेक्शन में क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक खाते हैं उससे हाँ ठीक है, हमारे लिए जो खतरनाक चीज़ है वो तो मर जाती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी मर जाती है। तो सबसे पहले आप लोग सभी लोगों के लिए कहता हूँ, इन्फेक्शन जहाँ भी ये नाम सुनने को मिलता है इन्फेक्शन, मतलब दो चीज़ याद रखना। पहला चीज़ कि इन्फेक्शन मतलब ये बाहर से कुछ आया है। हमारी बॉडी में कोविड-19 वायरस नहीं बन रहा था, वो कहीं ना कहीं बाहर से ही आएगा। मलेरिया का वायरस हमारे अंदर नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं बाहर से मच्छर काटता है तो हमारे खून के अंदर चला आता है। डेंगू का वायरस हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, वो बाहर से आता है। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो बाहर से आए वो इन्फेक्शन कर सकता है। पहली बात यही समझना है कि अगर किसी को भी इन्फेक्शन हुआ है तो समझ लो उसके बॉडी के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर से कुछ ना कुछ चीज आया है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात कि बाहर से कुछ चीज आ गया, बाहर से कुछ भी चीज आ गया तो ऐसा जरूरी थोड़े है कि हमारे लिए नुकसान करेगा, हो सकता है हमारे लिए फायदा भी करे। तो हमारे लिए फायदा होता है तो ठीक है, लेकिन बाहर से कुछ चीज आ गया और वो हमारे शरीर के अंदर कुछ नुकसान कर रहा है, जिसका सिम्टम लक्षण जो है हमें देखने को भी मिल रहा है। जैसे बाहर से कोई इन्फेक्शन आ गया और उसके कारण मेरे को खांसी हो रही है, तो पहली बात तो वो बाहर से आया। दूसरी बात, आके मेरे बॉडी के अंदर, मेरे फेफड़े के अंदर आराम से बैठता, मैं खुद भी ऑक्सीजन लेता, उसको भी देता, लेकिन वो मेरे लंग्स के अंदर आने के बाद क्या कर रहा है, वो जो एल्विलॉय होती है उसको सिकोड़ के रख रहा है, सांस नहीं लेने दे रहा है, खांसी हो रही है मेरे को, तब वो इन्फेक्शन है। ये दो चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ जब बाहर से आया है और आने के बाद अपनी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है तभी वो इन्फेक्शन है। हम लोग दही खाते हैं, कितने सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले गए, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो कुछ पंगा नहीं करते, तो वो इन्फेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने दही खा लिया इन्फेक्शन हो गया। ऐसा कभी आज तक सुना है क्या कि दही खा के किसी को इन्फेक्शन हो गया? नहीं होता है, जबकि बैक्टीरिया तो उसमें भी होते हैं। तो वो
बाहर से तो आया है लेकिन कुछ गलत असर नहीं किया, तो वो इन्फेक्शन नहीं है। बाहर से आने वाला कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर कुछ गलत इफेक्ट दिखाता है तो वो इन्फेक्शन है। इतना समझ में आया? इन्फेक्शन क्या चीज है? जी सर। बस दो ही चीज याद रखना है, बाहर से आया है और हमारी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो ये इन्फेक्शन है। तो अभी हर चीज को डिवाइड करते हैं ना, अपन कहते हैं खाना खाया, तो खाना क्या खाया भाई, तो उसमें अलग अलग डिवीज़न होता है। रोटी खाया, चावल खाया, मैंने दाल खाया, सब्जी खाई, तो मेनली तो 4 तरह का हो गया, चावल, रोटी, दाल और सब्जी। इसके साथ किसी ने कहा कि मैंने फ्रूट्स खाए तो 5 हो गया, किसी ने कहा मैंने सैलड खाया तो वो 6 हो गया, किसी ने कहा मैंने कुछ नहीं पिया, सिर्फ पानी पानी पिया है, तो वो भी एक 7वां हो गया। तो इसी तरह हर चीज़ का कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है। तो इन्फेक्शन का भी पहला बात तो समझ में आ गया कि बाहर से आया और कुछ दिक्कत कर दिया तो वो इन्फेक्शन है। अब मान लो आ गया हमारी बॉडी के अंदर बाहर से और दिक्कत कर दिया, तो ये तो अपने को पता चल गया कि ये इन्फेक्शन है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, अपने को पता लगाना है कि इन्फेक्शन हुआ क्यों। तो अभी एक चीज़ बताओ, बाहर से अपने बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकता है? और रुको, सारे लोग नहीं बताना, मैं जिनसे पूछूंगा वही बताना। कमल जी अनम्यूट हो जाइए एक बार। नमस्ते सर। नमस्कार। एक चीज़ बताइए, बाहर से क्या क्या चीज़ ऐसा हमारे शरीर के अंदर आ सकता है जो हमारे शरीर में दिक्कत पैदा करेगा? सर कुछ भी आ सकता है, एयर के थ्रू, खाने के थ्रू। हाँ, तो एयर के थ्रू, खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, क्या हवा, पानी और भोजन के साथ ऐसा क्या आ सकता है हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी में दिक्कत पैदा करे? ऐसा क्या आ सकता है? खाने में तो हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, कभी कभी दाल भी खा लेते हैं, कभी कभी सब्जी भी खा लेते हैं, बस यही सब चीज़ें खाते हैं। कभी मन किया खीरा खा लिए, कभी अब आजकल तो वैसे भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम हो गए हैं गर्मी के कारण, लेकिन फिर भी जो मिलता है खा लेते हैं। तो अब खीरा मैंने खाया था, 1.5 घंटे हो गए, अभी तक तो मेरे को दिक्कत नहीं हुई। तो इसका मतलब वो भी तो बाहर से आया है लेकिन वो मेरे अंदर दिक्कत नहीं कर रहा है। इसका मतलब खीरा इज़ अ नॉट इन्फेक्शन। मैं यही जानना चाहता हूँ कि बाहर से ऐसा ऐसा कौन कौन सा चीज़ आ सकता है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है? सर बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आ सकता है। हाँ देखो, 2 चीज़ तो आपने सब अच्छा बताया, 4 चीज़ है, उसमें से 2 है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, और 2 क्या है? फंगस। हाँ एकदम करेक्ट। तीसरा फंगस, चौथा? तो बस 3 याद। हाँ, तो पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगस और चौथा है पैरासाइट, परजीवी जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये 4 तरह की चीज़ है जो हमारे बॉडी में आ करके अगर कुछ गड़बड़ करता है, दैट मीन्स इट इज़ इन्फेक्शन। और ध्यान देना, ये जो चारों चीज़ है, बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे पैरासाइट हो, ये चारों चीज़ जीवित है, जिंदा है। तो जो मैंने पहले बताया ना कि बाहर से कोई चीज़ आ गई, पहली बात। दूसरी बात कि बाहर से कोई चीज़ आ गई हमारे बॉडी के अंदर, पंगा खड़ा कर दिया, दूसरी बात। तीसरी बात कि अगर वो चीज़ जिंदा है, जीवित है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 8 ऐसा हो सकता है, तो वो इन्फेक्शन है।
अभी अगली बार जब सेशन कराऊंगा तो इन्फ्लामेशन के बारे में भी बात करना है। तो इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन में थोड़ा सा ही अंतर है। बस ये इन्फेक्शन का दो चीज़ मैंने पहले बताया था, बाहर से आया है, अपने अंदर दिक्कत कर रहा है, और तीसरा चीज़ मैंने बताया कि वो जिंदा है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे फंगस है, चाहे पैरासाइट है, ये जिंदा है और हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, दिक्कत पैदा कर रहा है, तभी ये इन्फेक्शन है। अब मान के चलो बाहर से आया है, दिक्कत भी पैदा कर रहा है, लेकिन जिंदा नहीं है। सपोज मुझे किसी ने वो नींद का इंजेक्शन दे दिया। अब वो नींद का इंजेक्शन दिया, वो तो आया तो बाहर से है, और आने के बाद मेरी बॉडी में गड़बड़ भी कर रहा है कि अभी 10 बजे मेरे को जागना चाहिए, मेरे को नींद आने लगा, तो गड़बड़ तो हो रहा है। लेकिन वो जो इंजेक्शन दिया है ना, वो जिंदा नहीं है, वो केमिकल है। तो उसके कारण मेरे को नींद आने लगी, तो हम तो सोचेंगे बाहर से आया है, दिक्कत भी कर रहा है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। नहीं, वो इन्फेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ है। मतलब वो एक तरह से केमिकल है, वो सेल डिवीजन उसके अंदर नहीं हो सकता, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो इन्फ्लामेशन है। जहाँ पे जीवित चीज़ रहेगा वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, जहाँ पे मरा हुआ चीज़ या कोई केमिकल होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। सबसे बड़ा फर्क यही है। इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, चीज़ें आती बाहर से ही है, चीज़ें अपने अंदर दिक्कत भी पैदा करती है, लेकिन सारी चीज़ें जीवित नहीं होती है, उनके अंदर लाइफ नहीं होती। अगर लाइफ है तो इन्फेक्शन हो गया, लाइफ नहीं है तो इन्फ्लामेशन हो गया। तो इन्फ्लामेशन के बारे में अभी आगे हम लोग बाद में बात करेंगे। आज हम लोग का बात करना था इन्फेक्शन के ऊपर। तो इन्फेक्शन का ये 3 चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये बाहर से आया है, ये आने के बाद अपने बॉडी में दिक्कत कर रहा है, और ये जिंदा है। इसको अगर ठीक नहीं करेंगे तो आज 1 है, कल 2 हो जाएगा, परसों 4 हो जाएगा, फिर 8 होगा, ये बढ़ते रहेगा। इन्फेक्शन हमेशा बढ़ता है। ठीक है। तो अब ये सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात मैंने करी, थोड़ा सा और करूँगा कि जब भी इन्फेक्शन किसी को होता है तो 2 तरह का होता है। टाइम के हिसाब से देखें तो, टाइम के हिसाब से मतलब जैसे किसी बच्चे को पहली बार बुखार हुआ, आज के पहले उसको हुआ ही नहीं था, अभी तो 2 दिन का है, मान लो उसको बुखार हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी इन्फेक्शन, पहली बार हुआ है उसको बुखार। लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी बार होगा तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। अभी शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने ये चीज़ देखी थी। मेरी बिटिया जब हुई थी तो 45 दिन के बाद वो BCG का टीका लगाना पड़ता है। वो हाथ में लगाते हैं ना, गोल सा दाग हो जाता है, तो BCG का टीका लगाना था। तो मैं तो वैसे भी टेंशन में, 1.5 महीने की बच्ची है, इसको वो पता नहीं इंजेक्शन लगाएंगे क्या करेंगे, तो मैं लेके गया और मेरी सासू जी थी साथ में, हम लोग दोनों बिटिया को लेके गए और वो नर्स ने एक इंजेक्शन लगाया। बिटिया ने एक बार ऐसा किया और फिर आराम से। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। वापस वहाँ से घर लेके चले आए और लगभग वो शाम को 6:30-7 बजे दूध पी के सो गई। अभी 2 दिन की थी, मम्मी का दूध पीती थी, दूध पी के 45 दिन की थी तो दूध पी के सो गई। रात को अचानक उसको 12-1 बजे के लगभग में बहुत ज़्यादा फीवर आ गया, बहुत ज़्यादा बुखार एकदम। मतलब अब क्या कहूँ, वो अर्चना के पास सो रही थी, बिटिया का शरीर जितना गर्म हुआ था उससे ज़्यादा शरीर गर्म अर्चना का हो गया था। मैं गया, मैं सोचा कि यार दोनों को बुखार आ गया, ऐसा क्यों? तो लेकिन हाँ,
वो जो वहाँ पे नर्स थी जिसने इंजेक्शन दिया था, उसने कहा था कि अभी कोई किसी तरह की मेडिसिन मत देना, कुछ भी दिक्कत हो तो आके हमें बताना। अब रात को 12 बजे कैसे जाके बताएं। खैर कैसे भी हमने पूरी रात काटी। जब सवेरे गए, हमने बताया कि ऐसा ऐसा दिक्कत था, रात भर इसको फीवर रहा, अभी भी फीवर है। तो उस समय उन्होंने बताया था कि ये प्राइमरी इन्फेक्शन है। मैंने कहा ये इन्फेक्शन तो समझ में आता है, प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब? तब उन्होंने बताया कि ये जो BCG का टीका दे रहे हैं, मतलब सांस से जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत हो, चाहे TB हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे अस्थमा हो, ऐसी ऐसी बीमारियां बच्चे को नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा। तो हमारे गुरुजी ने तो कहा था भाई कि बच्चों को टीका उका दिलवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये देने से क्या फ़ायदा क्या होगा? मतलब आप कैसे कह सकते हो कि ये टीका हमने लगा दिया, अब उसको कभी TB, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी? तो उन्होंने फिर से वही बात कहा कि ये प्राइमरी इन्फेक्शन है। तो मैंने कहा यही तो मेरे को जानना है कि क्या है। तब उन्होंने बताया कि क्या होता है जब भी हम किसी को वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन क्या है? जैसे BCG का वैक्सीन लगाया, अस्थमा के या ट्यूबरकुलोसिस के, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट जो भी हो, उनका एक मतलब डीएक्टिवेटेड फॉर्म, मतलब समझो कि उनको बेहोश करके और वो इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में डाल देते हैं। अब हमारी बॉडी में पहली बार आ गया TB का वायरस। अब हमारा फेफड़ा, हमारी हड्डी, हमारा ब्लड सब एक्टिव हो जाएगा कि ये कहाँ से आ गया, अब इसको ख़त्म करना है। हाँ, ख़त्म तो कर देगा, ख़त्म करने में हो सकता है 2 दिन 3 दिन टाइम भी लगे। तो सबसे मेन चीज़ कि प्राइमरी इन्फेक्शन जब भी होगा उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। आज तक भी 2020 से लेकर अभी तक बता रहा हूँ, एक भी ऐसा आदमी दिखाओ जिसको पहली बार कोविड हुआ, ठीक हो गया, और फिर दूसरी बार उसको कोविड हुआ और मर गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहली बार जब उसको इन्फेक्शन हुआ ना तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन था, बॉडी को पता नहीं था करना क्या है। तो उससे लड़ने में 14 दिन 21 दिन लग गए। क्वारंटाइन में रहते थे हम लोग 14 दिन या 21 दिन। क्यों? क्योंकि उतना टाइम बॉडी को चाहिए उस वायरस से लड़ने के लिए। जब एक बार लड़ाई पूरी हो गई, वायरस को हरा दिया, हम ठीक हो गए ना, तो अपनी बॉडी के अंदर उसका एक रिकॉर्ड आ जाता है कि अब अगली बार आ दिखाता हूँ। अगली बार जब कोविड-19 आएगा ना तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि इसको निपटाना कैसे है। पहली बार आया, दिक्कत ज़्यादा करेगा, वो प्राइमरी है। दूसरी बार आएगा तो इतना दिक्कत नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सारा कोड वर्ड अपने को पता है, हमारे थाइमस ग्लैंड के पास है, टी मेमोरी सेल के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि कोविड-19 2020 में भी आया था, फिर आ गया है। तो पिछली बार मारने के लिए हमने ये एंजाइम्स वगैरह बनाए थे, ये सेल बनाए थे। अभी उसको याद है, पिछली बार कोविड को ख़त्म करने में 14 दिन लगा था, इस बार तो 3 दिन में ख़त्म कर देगा। तो जब दूसरी बार होगा तो इसको कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। इतना समझ में आया? इन्फेक्शन का 2 टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहली बार कोई भी बीमारी होती है तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन है, लेकिन वही जब दूसरी बार होती है तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन है। ठीक है? हेलो। जी सर, बिल्कुल बहुत जी सर, ठीक है। बहुत बढ़िया होता है। हाँ, मेरे को लग रहा है ना कि आप लोग सारे प्राइमरी इन्फेक्शन में चले गए, बोलने में बहुत देर लग रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया जानकारी दी है सर। तो चलो ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आया ना? जब कोई भी बीमारी हमें पहली बार होती है। बहुत बढ़िया तरीके से आया। जी सर, बहुत अच्छा समझाया आपने।
नहीं, अभी बाकी है। अभी तो बीच में मैं पूछ रहा था, पता नहीं, मेरे को लग रहा था कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सुनिए, प्राइमरी और सेकेंडरी तो समझ में आ गया। अगर पहली बार होता है तो वो प्राइमरी होगा, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। दूसरी तीसरी चौथी बार जितना भी होगा वो सब सेकेंडरी होगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इन्फेक्शन कब हुआ, इसके आधार पे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी ये दो तरह का तय करते हैं। अब अगर न्यूरोथेरेपी की बात करें तो चाहे प्राइमरी इन्फेक्शन हो चाहे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, हमें वायरल ट्रीटमेंट तो देना ही देना पड़ेगा दोनों में ही। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है, मतलब पहली बार हुआ है, तो इन्फेक्शन को तो दूर करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो टी मेमोरी सेल है, जिसके लिए 2 थाइमस देते हैं टी मेमोरी के लिए, तो टी मेमोरी में हमारा वो रिकॉर्ड भी रहे, जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड हो जाए। आज मेरे को बुखार हो गया, चलो 2 दिन लगा ठीक होने में, लेकिन हर हफ्ते बुखार लगेगा, 2 दिन लगेगा ठीक होने में, तो यार फिर 2 दिन तो हफ्ते में बीमार ही रहूँगा, 5 दिन में काम क्या करूँगा। तो पहली बार हो गया तो ठीक है, 2 दिन लगा ठीक होने में, लेकिन अगली बार जब हो तो 2 घंटे में मेरा ठीक हो जाए। तो उसके लिए मेरे डॉक्टर को पता होना चाहिए कि मेरे को बीमारी क्या हो रही है। तो अपने बॉडी के अंदर अपना डॉक्टर है टी मेमोरी सेल, वो सब कुछ लिख के रखता है कि मेरे को क्या क्या बीमारी हुई थी, और उसके हिसाब से काम करता है। तो जब भी प्राइमरी इन्फेक्शन होगा तो वायरल ट्रीटमेंट के साथ लास्ट में हमें 2 थाइमस 6 बार और 12 थाइमस 1 बार ऐड करना पड़ेगा प्राइमरी इन्फेक्शन में, वायरल ट्रीटमेंट के अलावा। ठीक है, ठीक है सर। ये नोट डाउन करके रखिए। प्राइमरी वाले में वायरल ट्रीटमेंट के साथ हमें 2 थाइमस 6 बार और 12 थाइमस 1 बार हमें यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी है तो क्या करेंगे, सेकेंडरी में भी हमें वायरल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी है ना, तो उसका तो फार्मूला अपने बॉडी को पता है, इसको कैसे ठीक करना है। अब ठीक नहीं कर पा रहा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म का दिक्कत है। तो अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो हम वायरल ट्रीटमेंट के बाद मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। दोनों नोट डाउन कर लीजिए। प्राइमरी अगर है तो वायरल ट्रीटमेंट के साथ 2 थाइमस मल्टीप्लाइड 6 और 12 थाइमस मल्टीप्लाइड 1 प्राइमरी में ये ऐड करेंगे। सेकेंडरी में वायरल ट्रीटमेंट के साथ मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट ये ऐड करेंगे। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी समझ में क्या मैम? जी सर, आप इसकी रिकॉर्डिंग आप रखेंगे ना, क्योंकि मैं अभी पेशेंट की आऊँ ट्रीटमेंट, तो मैं नोट डाउन नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी ना, रिकॉर्डिंग तो 1 मिनट में देखता हूँ स्टार्ट। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन क्या कहूँ, चलती तो है। अगर हो गई तो ठीक है, तो खैर हाँ इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। तो चलिए, ये प्राइमरी सेकेंडरी का तो समझ में आया। हेलो जी सर, जी प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आ गया। अभी सुनो, 4 मिनट बाकी है, 10 होने वाले, 10:06 हो गया है। 4 मिनट में मैं एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ, और फिर अगला जो सेशन हम लोग रखेंगे इसी का पार्ट 2 में रखेंगे। अभी इन्फ्लेमेशन पूरा नहीं हो पाएगा, इन्फेक्शन ख़त्म करने में ही टाइम लगेगा। तो कब होता है, पहली बार हुआ तो प्राइमरी, और उसके बाद जब भी हुआ तो सेकेंडरी, ये तो समझ में आ गया। ट्रीटमेंट में क्या चेंज करना है ये भी समझ में आ गया। एक और बड़ी बात बता रहा हूँ इन्फेक्शन के बारे में ही, कि ये तो मैंने बताया कब हुआ, पहली बार हुआ तो प्राइमरी, दूसरी बार हुआ तो सेकेंडरी। अच्छा,
फिर बात करेंगे किस प्रकार हुआ। तो किस प्रकार में बात करते हैं, मान लीजिए मेरे को अचानक आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, शाम तक कैसे भी करके मैंने खाना खाने की कोशिश करी, उल्टी हो गया। अब उल्टी हो गया तो मेरे को लगा थोड़ा सा चेकअप करा लेना चाहिए। मैं चेकअप कराने गया तो मेरे को पता चला कि मेरे को टाइफाइड हो गया है। अब शायद आप लोग को ध्यान होगा, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये सब चीज़ ऐसे ना अचानक हो जाता है। मतलब रात तक ठीक थे, सुबह में मेरे को लकवा मार दिया, रात तक ठीक थे, सुबह में मेरे को मलेरिया हो गया, रात तक ठीक थे, सुबह में मेरे को टाइफाइड हो गया। ये तुरंत हो जाने वाला चीज़ है। तुरंत मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर तुरंत कोई इन्फेक्शन मेरे को हो गया तो उसको कहते हैं एक्यूट। एक्यूट मतलब तुरंत। अभी मेरे को सांप काट लिया तो मैं ऐसा थोड़े बोलूँगा कि अरे नहीं 2-3 दिन रुक जाओ उसके बाद मैं मरूंगा, मेरा काम है निपटा लूँ। ना, उसने तो जब एक बार जहर डाल दिया तो 20 मिनट के अंदर मेरे को मरना है, एक्यूट है। तो खैर वो इन्फ्लामेशन का विषय है, इन्फेक्शन के ऊपर आते। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर तुरंत होता है, तुरंत मतलब 12 से 24 घंटा के अंदर, तो वो हो जाएगा एक्यूट। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, किसी को जॉन्डिस हो गया, पीलिया, तो कभी भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि एक्यूट है। जब भी पीलिया हो जाएगा, मेरे को हुआ था इसलिए मेरे को याद है, तो उस टाइम में डॉक्टर क्या कहते हैं, आपका खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है, आपने या तो बहुत सारी दारू पी होगी, या तो आपने बहुत सारी दवाई खाई होगी, या तो आपने बहुत सारा तेल मसाला खाया होगा, कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है कि आपका लीवर पिछले 6 महीने से खराब हो रहा था, अब जाके पूरा खराब हो गया है। तो भाई बात तो टाइफाइड में भी लीवर खराब हो गया था, जॉन्डिस में भी लीवर खराब हो गया, तो बात तो दोनों में एक ही है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अगर टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ तो एक्यूट हुआ, तुरंत हुआ। लेकिन पीलिया, जॉन्डिस जो होगा वो तुरंत नहीं होगा, ये पिछले 6 महीने 1 साल से मेरा सारा कार्यक्रम गड़बड़ होगा, तब जा कर के आज मेरे को जॉन्डिस हुआ है। तो ये लंबे समय से चल रहा है, तो इसको कहते हैं क्रॉनिक। पहला क्या था, एक्यूट, तुरंत हो जाने वाला, दूसरा है क्रॉनिक। अभी इन दोनों के ऊपर भी ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जितने तरह का भी इन्फेक्शन है उसमें वायरल ट्रीटमेंट तो अपने को यूज़ करना ही करना पड़ेगा। अभी अगर एक्यूट है प्रॉब्लम तो वायरल ट्रीटमेंट के बाद हम 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6, 1 पॉइंट स्प्लीन मल्टीप्लाइड 6 ये ऐड करते हैं। 1 पॉइंट स्प्लीन 6 बार देना है, मतलब पहली बार देंगे ऊपर पे, दूसरी बार में देंगे बीच में, तीसरी बार देंगे नीचे में, चौथी बार फिर ऊपर, पांचवी बार बीच में और छठी बार नीचे। तो ऐसे ही 1 पॉइंट स्प्लीन भी 6 बार देना है, 1 पॉइंट लीवर भी 6 बार देना है वायरल ट्रीटमेंट के साथ, अगर ये एक्यूट है तो। और अगर क्रोनिक है तो लगता है समय भी समाप्त होने वाला, जल्दी जल्दी करते हैं। क्रोनिक है तो भी वायरल ट्रीटमेंट तो देना ही देना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी किसी को क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए तो उसका मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है, मतलब पेट का सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो क्रॉनिक में भी सेम वही करना है कि हमने वायरल ट्रीटमेंट दिया और उसके साथ साथ मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट देना है। कंडीशन के हिसाब से ये जो मैंने बताया, पहले बताया था प्राइमरी सेकेंडरी, तो वो तो हो गया। कब हुआ, पहली बार हुआ तो प्राइमरी, दूसरी बार हुआ तो सेकेंडरी। अब हुआ कैसे, तुरंत हो गया तो एक्यूट हो गया, उसका भी ट्रीटमेंट मैंने बताया। और अगर काफ़ी दिन से 3 महीने 6 महीने से हो रहा है तो वो क्रॉनिक हो गया, उसका भी ट्रीटमेंट बताया। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा जो इन्फेक्शन का एक कारण होता है वो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉप मतलब पानी का बूंद। तो हम लोग जब छींकते हैं ना तो हमारे मुंह से बहुत छोटे छोटे
पानी के बूंद निकलते हैं। इवन हम लोग जब सांस छोड़ते हैं, मुंह से छोड़े चाहे नाक से छोड़े, तो भी पानी के बहुत छोटे छोटे बूंद निकलते हैं, जिनको कहते हैं ड्रॉपलेट। तो तीसरा जो इन्फेक्शन का टाइप होता है, पहला हो गया एक्यूट, क्रोनिक और ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट से भी होता है, हमारे मुंह से कुछ भी निकल रहा है जिसके कारण दूसरों को इन्फेक्शन हो जाए। मान लो हमारे मुंह से सांस निकल रही है, सांस में कुछ इन्फेक्शन निकला, दूसरे में चला गया, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये कहाँ कहाँ होता है? जैसे मान लो जिनको टीबी हो गया, तो क्या कहते हैं, उनके खाए हुए बर्तन में खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि उधर उनके बर्तन में वो ड्रॉपलेट लगे हुए हैं। हाँ, खाना खाओ, आराम से गर्म पानी में धो लो, फिर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ये एक बात बता रहा हूँ, अभी जो कोविड का बात कर रहा था मैं, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था। क्यों मास्क लगाते थे? कि हम छींके, सांस ले तो हमारे मुंह से कोई ड्रॉपलेट बाहर नहीं निकले। हम किसी को जाके अपना खून नहीं दे रहे हैं, हम किसी को जाके अब टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदमी के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो मेरे सांस से जो ड्रॉपलेट निकल रहे हैं वो दूसरे के सांस के अंदर जा रहे हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। और ये सबसे खतरनाक इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। 2019 के पहले किसी को पता भी नहीं था, WHO को नहीं पता था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होता है। ये गुरुजी ने हमें 2002-2003 में ये चीज़ें बताई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो WHO मानने को तैयार नहीं है।